हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एमसीक्यू आईसीएआई के, जो नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल है। बच्चों, हम हर एक एमसीक्यू को विद रीजन पढ़ेंगे, मतलब उसका डिटेल प्रोविजन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट अराइज होता है तो आप हमें व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, रियल एकेडमी रोहतक के नाम से। और अगर आपको माइनर सा कोई कंटेंट देखना हो वो बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, ये बच्चों 24 है। मिस्टर हरी, ए रेजिडेंट इंडियन, अर्न इनकम ऑफ 10 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम latex obtained from rubber plant grown by him in India, and 15 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in Malaysia। जो रबड़ प्लांट ग्रोन कर रहे हो आप इंडिया में, तो वो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। 35% बिजनेस इनकम, 65% एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर मैं 10 लाख की बात करूं तो 10 लाख का 65% एग्रीकल्चर, तो 35% 3,50,000 क्या हो गई, पीजीबीपी हेड की इनकम। लेकिन जो रबड़ प्लांट आप ग्रो कर रहे हो मलेशिया में आउटसाइड इंडिया, तो उसकी प्रॉपर जो भी इनकम होगी वो सारी पीजीबीपी हेड में होगी, जो कि है 15 लाख। तो अगर आप टोटल करेंगे तो 18,50,000। इसने हमसे पूछा है व्हाट वुड बी हिज इनकम, जो बिजनेस है, चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया एज्यूमिंग ही हैज नो अदर बिजनेस। तो बिजनेस इनकम बतानी है हमें। इसकी आंसर है बच्चों डी। क्वेश्चन सेकंड, मिस सौम्या हैज 3 farm buildings situated in the immediate vicinity of a rural agricultural land. In the previous year 22-23, she earned 3 lakh from letting out her farm building 1 for storage of food grain. अगर आप किसी भी पर्सन को जो कि कल्टीवेटर है या रिसीवर ऑफ रेंट है, अपनी जगह फार्म बिल्डिंग किराए पर देते हो स्टोर के लिए या ड्वेलिंग हाउस के लिए, तो वो आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो ये फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन है, तो ये 3 लाख रुपीज एग्रीकल्चरल इनकम हो गए। 10 लाख फ्रॉम लेटिंग आउट हर फार्म बिल्डिंग 2 फॉर स्टोरेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। आपने याद रखना है बच्चों, डेयरी प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल के मीनिंग में ही नहीं आते इनकम टैक्स के अंदर। इसलिए अगर ये बिल्डिंग क्या, अगर आप मेरे से रेंट पूछेंगे कि ये कहाँ इनकम चार्जेबल है, तो मैं कहूंगा इनकम फ्रॉम हाउस हो गए। तो इसने हमसे लास्ट में सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पूछी है एग्जाम, तो इसलिए हमारे लिए इसका कुछ भी नहीं कर। इसके बाद इसने हमें बोला है 15 लाख फ्रॉम लेटिंग आउट हर फार्म बिल्डिंग 3 फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेस ऑफ मिस्टर सुमन हुज फूड ग्रेन प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन फार्म बिल्डिंग 1। अब नो डाउट अगर हम देखें तो उसी की जो ये सुमंत है उसकी फूड ग्रेन प्रोड्यूस स्टोर की गई है फार्म बिल्डिंग 1 में, लेकिन उसका लैंड से कोई लिंक नहीं रखा। तो आईसीआई मान रहा है कि ये जो जगह किराए पर दी है फार्म बिल्डिंग 3, इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी। अल्टरनेटिवली हम ये मान सकते हैं कि ये इन कनेक्शन विद लैंड है, तो उस केस में 18 लाख रुपीज हमारी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो एग्रीकल्चरल इनकम है नो डाउट वो 10(1) के अकॉर्डिंग क्या होती है, एग्जाम्प्ट। तो 3 लाख रुपीज तो ये हो गए हमारे। और यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो हमें कंप्यूट करने के लिए कहा नहीं है, तो 3 लाख रुपीज आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, 18 लाख रुपीज भी आंसर में आ सकता है। क्योंकि अगर हम ये माने कि ये इन कनेक्शन विद लैंड है, तो वो फिर हमारी क्या बन जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। क्वेश्चन थर्ड, द गुप्ता HUF इन महाराष्ट्र comprises of Mr. Harsh Gupta, his wife Mrs. Nidhi Gupta, his son Mr. Deepak Gupta, his daughter-in-law Mrs. Dipti Gupta, his daughter Miss Preeti Gupta and his unmarried brother। मतलब एक तरह से यहाँ मिस्टर हर्ष गुप्ता जो है वो यहाँ पर करता, उसकी वाइफ मिसिस निधि गुप्ता, उसका सन है दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता की वाइफ है मतलब उसकी डॉटर इन लॉ है हर्ष गुप्ता की, मिसिस दीप्ति गुप्ता उसकी अपनी डॉटर है प्रीति गुप्ता, और अनमैरिड ब्रदर है मिस्टर गौतम गुप्ता।
विच ऑफ द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आर एलिजिबल फॉर को पार्सनरी राइट। को पार्सनरी का मतलब होता है जिनका डायरेक्ट हिस्सा है, जो पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। तो उसमें कौन होते हैं? सारे मेल मेंबर प्लस जो उनकी डॉटर्स हैं, मतलब एक तरह से उनको लेते हैं। किसको नहीं लेते? वाइफ्स और डॉटर इन लॉस। मतलब वो मेंबर तो बन जाएंगे लेकिन को पार्सनरी राइट नहीं होता, वो मतलब पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले तो हर्ष गुप्ता, उसका ब्रदर मिस्टर गौतम गुप्ता, उसके बाद उसके सन और डॉटर, उसका सन है दीपक गुप्ता और प्रीति गुप्ता। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये आंसर बन रहा है बी। इसके बाद फोर्थ वन, मिस्टर स्कियर, an Indian citizen currently resides in Dubai. He came to India on a visit and his total stay in India during the financial year 22-23 was 135 days. He is not liable to pay any tax in Dubai. अब ये दुबई में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ स्टे इन इंडिया इन द प्रोसीडिंग प्रीवियस। तो अगर हम यहाँ देखें तो 21-22 में उसका स्टे 100 डेज है, उससे पहले 125, 106, 83, 78, 37, 40। अब यहाँ क्या क्या रहा है? What shall be his residential status for the previous year 22-23 if his total income other than income from foreign sources is 10 lakh। अब ये 15 लाख से कम है। नॉन रेजिडेंट हो गया, क्यों? इंडियन सिटीजन है। एक्सेप्शन में आता है प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज से कम है। ना तो 60 वाली कंडीशन लगनी है ना 120 डेज वाली लगनी है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी लगनी है? 182 डेज। वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। Question 5. Ashish earned the following income during the previous year 22-20. First, interest on UK development bonds, 1/4 being received in India, 4 lakh. इसके अलावा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ए बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन होलैंड। अब क्योंकि बिल्डिंग यहाँ है तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। जो पहले वाली इनकम है ना वो अर्न बाहर है, उसका 1/4 पार्ट इंडिया में रिसीव है। If Ashish is a resident but not ordinarily resident in India, then what will be the amount of income chargeable to tax in the India for the assessment year 23-24? अब एक बार सबसे पहले ये देखो, ये पर्सन इंडिया में नॉट ऑर्डिनरली रहते हैं, क्योंकि 4 लाख का अगर हम 1/4 करेंगे तो 1 लाख, 4 लाख का 1/4 कर दिया, क्योंकि ये पर्सन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। उसकी इनकम सिर्फ कौन सी चार्जेबल होती है? जो इनकम रिसीव्ड इंडिया में है, जो अर्न इंडिया में है, अर्न और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, फ्रॉम ए बिजनेस हुज मैनेजमेंट और कंट्रोल होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, और फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो ये तो बाकी और कोई इनकम है नहीं। तो 1 लाख और 6 लाख टोटल 7 लाख इनकम उसकी इंडिया में चार्जेबल हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 6, मिस्टर राजेश एज 53 ईयर्स एंड हिज वाइफ मिसिस सौम्या एज 50 ईयर आर सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। कोई भी होगी कंट्री, मतलब यहाँ के लिए नॉन सिटीजन। दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ, क्योंकि उनका बर्थ वहीं का है। दे आर नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, और वहां वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको सिंपली ये समझना है, जो डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट है ना वो सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है, डीम्ड रेजिडेंट का, जिसमें सिर्फ इनकम को देखकर बनाया जाता है। आगे कहते हैं बोथ ऑफ देम हैव कीन इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर। मिस्टर राजेश पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट वर बोर्न इन कंट्री एक्स। मिस्टर राजेश को तो आप समझो कि ये तो ना तो ओरिजिन का है और ना ही इंडियन सिटीजन है। मिसिस सौम्या विजिट इंडिया अलोंग विद मिस्टर राजेश for 4 months every year to be with her parents who were born in Delhi and have always lived in Delhi। अब इसके पेरेंट्स का बर्थ यहाँ था, तो ये इंडियन ओरिजिन की हो गई। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली एनसीआर। इनकम ऑफ मिस्टर राजेश एंड मिसिस सौम्या फ्रॉम द इंडियन सोर्सेज फॉर प्रीवियस ईयर इज 18 लाख एंड 16 लाख रिस्पेक्टिवली। अब इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है यहाँ 18 लाख है, यहाँ 16 लाख रुपए है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राजेश एंड मिसिस सौम्या फॉर द असेसमेंट ईयर 23-20। सबसे पहले तो आप एक सिंपल सी बात समझो, जो राजेश है वो ना तो इंडियन सिटीजन है
ना ही इंडियन ओरिजिन का है, क्योंकि आप देखो उसका अपना बर्थ बाहर का है, क्योंकि इसने बोला है सिंस बर्थ वो वहीं रहते। तो एक तरह से जो मिस्टर राजेश है वो इंडिया में नॉन सिटीजन है, नॉन ओरिजिन का पर्सन, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आता। अब वो हर साल इंडिया में कितने दिन आ रहा है? 4 में। अगर आप 4 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो मोर देन 120। और अगर आप कहेंगे कि 4 सालों में टोटल स्टे, मैं कहूंगा मोर देन 365। और यहां जबकि मुझे 60 दिन ही चाहिए। अब अगर इसके हिसाब से चले तो ये यहाँ इंडिया का क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। इवन मैं आपसे ये कहूं कि ओरिजिनली रेजिडेंट हो जाएगा तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है? 120 इंटू 7 करेंगे 840, वो मोर देन 180 840 डेज हो जाएगा। और इस केस में पिछले साल भी रेजिडेंट था, उससे पिछले साल भी रेजिडेंट था, तो राजेश तो क्या हो जाएगा? ओरिजिनली रेजिडेंट। अब आए हम इस सौम्या पे। इसने अगर हम देखें तो इंडिया में विजिट किया है 4 मंथ्स एवरी ईयर कह रखा है, तो अगर आप 4 महीने के हिसाब से देखो तो कितना हो गया? 120 दिन। अब ये हमसे ये कह रहा है कि इसकी जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं, तो इंडियन ओरिजिन की होगी। परमानेंटली कहाँ रह रही है? आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में नॉट ऑर्डिनरी बनते हैं। अब ये कह रहा है इनकम ऑफ मिस्टर राजेश मिसेस सौम्या फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, तो इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो डी आंसर बन रहा है कि जो मिसेस सौम्या है वो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि वो एक्सेप्शन के अंदर आती है। एक्सेप्शन के अंदर आती है तो 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके जाओगे तो आप हमेशा क्या रहोगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी में 4 शर्तें करता है। पहला, 10 सालों में 9 साल वो नॉन रेजिडेंट है। सेकेंड नंबर पे उसका स्टे 729 डेज या उससे कम है। थर्ड, वो रेजिडेंट बना है 120 डेज वाली कंडीशन पूरी करके। और फोर्थ केस कहता है कि वो डीम्ड रेजिडेंट है। इन चारों में से किसी भी वे में आप जाओगे तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगे। तो सौम्या तो वही थर्ड रूट के थ्रू गई है कि इंडियन ओरिजिन की है, 120 डेज की कंडीशन पूरी की है तो रेजिडेंट बनी है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा सौम्या इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एंड मिस्टर राजेश इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। Question 7. Who among the following will qualify as non-resident for the previous year 22-23? आपने सिर्फ इसमें से बताना है कौन कौन नॉन रेजिडेंट है। फर्स्ट, मिस्टर बोब, Italian dancer, came to India to explore Indian dance on 15 September 22 and left on 25 December 22. अब एक बार अगर आप देखो तो इटालियन डांसर मतलब इंडियन सिटीजन में नहीं है, एक्सेप्शन में नहीं है। For the past 4 years, he visited India for dance competition and stayed in India for 120 days each year. पिछले 4 सालों में ये इंडिया में हर साल कितने दिन आया है? 120 दिन। तो उस केस में अगर आप देखें तो 60 डेज वाली कंडीशन इस पे अप्लाई हो सकती है। तो इसने हमें बोला है कि यहाँ पर ये कितने दिन आया है? 15 सितंबर 22 से लेकर। तो आप एक बार डेज कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सितंबर के 30 में से 15 गए, 30 में से 14 गए, 16 डेज। अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर का 25, 102, 60 दिन से ज्यादा। पिछले 4 सालों पे 480। तो वो क्या हो गया यहाँ का? हाँ, मतलब रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट नहीं। तो इसको तो क्रॉस करो कि ये नॉन रेजिडेंट नहीं। सेकेंड नंबर, मिस्टर सम्राट, born and settled in US, visit India each year for 100 days to meet his parents and grandparents born in India in 1946. 1947 से पहले। तो इंडियन ओरिजिन के हो। अब इंडियन ओरिजिन का है, परमानेंटली बाहर रह रहा है, इंडिया में विजिट के लिए आया है। 60 वाली लगनी नहीं है, 120 वाली तब लगेगी जब उसकी इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा होगी। 15,20,000 है, लेकिन आप सीधा सीधा देखो कि यहाँ 100 दिन 120 से कम है, तो ये नॉन रेजिडेंट होगा। इसके बाद मिस्टर जोसेफ, an American scientist, left India to his home country for fixed employment there. He stayed in India for study and research in medicine from 1st January 2017 to 1st July 2022. अब एक बार आप ध्यान देना कि है कैसे। इसने इंडिया को छोड़ा था, अपनी होम कंट्री में है, ये वहीं का अमेरिकन साइंटिस्ट है। ये कोई मिस्टर जोसेफ इंडिया में कितना टाइम रहा है? 1 जनवरी 17 से, तो हमने काउंट किया 16-17, 3 महीने बच्चों, नियर अबाउट 90 दिन। उसके बाद 17-18,
18, 19, 19, 20, 20, 20, 1 जनवरी 17 से 31 मार्च 17, 21, 22, 22, 23। अब अगर हम यहाँ देखें तो पूरा ईयर है 365, 365, 366, 365, 365 और 22-23। अगर हम देखें तो अप्रैल के 30, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में 60 और उससे पहले के 4 सालों में टोटल जो है स्टेट तो 365 दिन से ज्यादा, ये तो इवन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है। तो अगर हम देखें तो मिस्टर सम्राट, या सर क्वेश्चन, मिस्टर सुशांत is a person of Indian origin residing in Canada. During previous year 22-23, he visited India on several occasions, and his period of stay in total amounted to 129 days during previous year 22-23. And his period of stay in India during previous year 21-22, 20-21, 29, 20, 18-19, 135, 115, 95, 125 days respectively. He earned the following income during the previous year 22-20. अब एक एक करके आप समझना। सबसे पहले ये पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, रह रहा है कनाडा में। अब ये कह रहा है 22-23 में इसने इंडिया में सेवरल ओकेजन पर विजिट किया और इसका जो पीरियड ऑफ स्टे है टोटल 129 दिन। उसके अलावा इसका पीरियड ऑफ स्टे पिछले 4 सालों में बता रहा है। 4 सालों में मैं तब जाऊंगा जब मैं पहले ये देख रहा हूँ कि 60 वाली तो इसमें लगनी नहीं है, 120 वाली तब लगेगी जब इसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा होगी। तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया आएगा, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और विच इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया आएगा, इंक्लूड करेंगे। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आएगा। इसके अलावा फोर्थ है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया नहीं आएगा। तो ये तो 15 लाख से कम है, तो ये पर्सन इंडिया का क्यों? अब नॉन रेजिडेंट हो गया तो ये इनकम भी इसके लिए टैक्सेबल नहीं है। इनकम सिर्फ टैक्सेबल कौन सी रह गई, ये बात 6,25,000। मतलब ये चेक करने के लिए कि ये 120 वाली लगेगी या नहीं, तो इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज के साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस से बाहर से इनकम कमा रहे हैं जिसका कंट्रोल इंडिया से या होली और पार्टी, उसको भी लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये 15 लाख से तो कम है, तो उस केस में 15 लाख से कम है तो ये क्या नहीं रहा, 120 वाली कंडीशन लगी नहीं, 60 वाली लगी नहीं, 182 वाली पूरी नहीं कर रहा, तो ये इंडिया का हो गया नॉन रेजिडेंट। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट के बाद आप मेरे से कहेंगे कि इसकी टोटल इनकम बता दो, तो वो 6,25,000 है। व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुशांत फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? हिज इनकम लायबल टू टैक्स इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24। और इससे नेक्स्ट, Mr. Ramesh, a citizen of India, is employed in the Indian Embassy in Australia. अब ये पर्सन इंडियन सिटीजन है, इसको बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज रखा है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। He is non-resident for assessment year 23-24. He received salary and allowance. अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बाहर से सैलरी कमाओगे, वो इंडिया में चार्जेबल है क्योंकि वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माने जाते हैं। लेकिन जो फॉरेन अलाउंस और फॉरेन परक्विजिट है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एग्जाम्प्ट होते हैं। तो ये बता रहा है ही रिसीव्ड सैलरी एंड अलाउंसेस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 for services rendered by him in the Australia. In addition, he was allowed perquisite by government. तो ये perquisite हो या allowance दोनों exempt होंगे. Which of the following statement are correct? Salary, allowances, perquisite received outside India are not taxable in the hands of Mr. Ramesh Galat. Salary, allowances and perquisite received outside India by Mr. Ramesh are taxable in India. Galat. सिर्फ salary taxable है. Salary received by Mr. Ramesh is taxable in India, but allowance and perquisite are exempt. ये बच्चों याद रख सको तो 10(7) के अंदर exempt। ये सी आंसर। क्वेश्चन 10, HRA की एग्जाम्पशन का है। पहले तो याद कर लेते हैं एग्जाम्प्ट पढ़ा क्या था। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग होता है बच्चों बेसिक सैलरी, बीएनएस अलाउंस, कमीशन ऑन सेल्स। सेकंड नंबर पे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। थर्ड 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटीज और 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज। अनिरुद्ध स्टेज इन न्यू दिल्ली।
His basic salary 10,000 per month. DA is 60% of which forms part of pay 6,000 per month. तो 60% if है जिसको आप 3600 per month कहेंगे. HRA is 5,000 per month and he is entitled to a commission of 1% of the turnover achieved by him. Anirudh pays a rent 5,500 per month. Turnover achieved by him during the current year is 12 lakh. The amount of HRA exempt under section 1013 is. तो एक बार आप देखना कितना HRA एग्जाम होगा. सैलरी पहले HRA मैंने कहा 10,000 × 12 1 20. जो DA है ना वो 72,000 साल का और उसका 60% 43,200. और इसके अलावा कमीशन ऑन सेल इसने ना 1% ऑफ टर्नओवर के ऊपर कहा है. टर्नओवर पूरे ईयर में 12 लाख. 12 लाख का 1% करेंगे 12,000. टोटल करना. अब हम एक बार लिखते हैं. एक्चुअल रेंट पेड 66,000 minus 1/10 of salary 48,480. Second one, actual HRA received 60,000. तीसरे नंबर पे न्यू दिल्ली है तो 50% तो तीनों में से कम. Question 11. Mr. Jagat is an employee in accounts department of Bharat Limited, a cellular company operating in the regions of Eastern India. It is engaged in manufacturing of cellular devices. अब ये employee है. During financial year 22-23, following transactions were undertaken by Mr. Jagat. First, he attended a seminar on perquisite valuation. इसको ना किसी सेमिनार पर भेजा. परक्विजिट वैल्यूएशन सिखाया जा रहा था वहां कि परक्विजिट का वैल्यूएशन कैसे होता है. अब क्योंकि ये अकाउंट डिपार्टमेंट से है ना तो परक्विजिट का वैल्यूएशन तो सीखना पड़ता है. सेमिनार फीस ऑफ 12,500 वाज पेड बाय भारत लिमिटेड. मेरे से कोई पूछे कि क्या ये मतलब परक्विजिट है इसके हैंड में. मैंने कहा नहीं. कहता क्यों? कंपनी ने पे किया. कंपनी के पर्पज से तो गया है, अकाउंट डिपार्टमेंट से. परक्विजिट का वैल्यूएशन आपकी ट्रेनिंग पर, आपके रिफ्रेशमेंट कोर्स पर अगर आपका एम्प्लॉयर कुछ भी पे कर रहा है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट. फैसिलिटी तो तब हो जब आपके पर्सनल पर्पज के लिए काम. अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई चीज सिखवा रहा है किसी भी जगह से तो उसके लिए अगर एम्प्लॉयर कुछ भी पे कर रहा है तो वो आपके हैंड में परक्विजिट मानकर टैक्सेबल नहीं होगा. वो टैक्स फ्री परक्विजिट है. सेकेंड है tuition fees of Mr. Himanshu, son of Mr. Jagat, paid to private coaching classes, not having any tie-up with Bharat Limited. क्योंकि वो इसके एम्प्लॉयमेंट में के कारण होता तो 1,000 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट हो जाता है. वो भी 1,000 तक हो तो 1,000 से ऊपर होने पर पूरा टैक्सेबल हो जाता है. लेकिन अगर वैसे आप कहें तो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर तो ये टैक्सेबल है. Was reimbursed by Bharat Limited. Amount of fees was 25,000. ये परक्विजिट वैल्यू है. थर्ड वन, मिस सपना, डॉटर ऑफ मिस्टर जगत. इसकी डॉटर है. स्टडीज इन DPS पब्लिक स्कूल ओन एंड मेंटेन बाय भारत लिमिटेड. ट्यूशन फीस पेड फॉर मिस सपना वाज 750 पर मंथ. मतलब स्कूल जो इससे चार्ज कर रहा है इसकी डॉटर के लिए वो 750 रुपए पर मंथ चार्ज कर रहा है. और इसी तरह के सिमिलर इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन के लिए कितने रुपए लिए जाते हैं तो 5250 माइनस 750 4,500 पर मंथ मोर देन 1,000 पर मंथ पूरा टैक्सेबल 54,000. इन दोनों को अगर ऐड कर दूं और आप में से पूछे परक्विजिट कितनी टैक्सेबल होगी तो 79,000. What shall be the amount which is chargeable to tax under the head salary in the hands of Mr. Jagat for the assessment year 23-24? Question 12. Mr. Karan completed his MBA in April 2022 and joined XYZ Limited. अब ये ज्वाइनिंग की डेट याद रखना, 1 अप्रैल नहीं है, 1 मई है. His basic salary is 2,25,000 per month. He is paid 12% of basic salary as DA, forming part of retirement benefit. He contributed 11% of his pay and DA towards recognized provident fund, and company contribute the same amount. अब अगर आप यहाँ देखो तो 2,25,000 रुपए पर मंथ इसकी बेसिक है.
उसके अलावा वो कह रहा है 12% जो बेसिक है उसका क्या है, डीए, और इसके अलावा डीए को इफ बना रखा है, और वो 11% बेसिक पे और डीए का कहाँ डाल रहा है, आरपीएफ में। अपने कंट्रीब्यूशन का सैलरी में कुछ नहीं होता, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 12% तक एग्जाम्प्ट होता है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, अब इसके साथ बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी है। ऑन प्रोविडेंट फंड एज ऑन 31 March 23 इज 49325। What would be the income chargeable to tax under the head salary of Mr. Karan for the assessment year 23-24 if he does not opt for section 115 BS? अब सबसे पहले आप देखो बच्चों, 2,25,000 रुपए सैलरी इंटू 11 महीने, क्योंकि 1 मई से है, 24,75,000। इसके बाद डीए 12% ऑफ बेसिक सैलरी 2,97,000। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 11% है। तो एक बार हम सिर्फ वैसे ही चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें 2,50,000 की लिमिट चेक कर। वैसे में से कोई पूछे कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 11%, तो वो एग्जाम एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की तो 80C की रिडक्शन मिलती है, उसका इसलिए कुछ नहीं होना क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी पूछ रहे हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, तो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन हम वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आप बच्चों बेसिक सैलरी प्लस डीए टोटल करो 304,920। इसका हमने 11% किया तो 3,04,920। इसमें से 250 लेस कर दो। इसका जो ब्याज है इस अमाउंट का वो गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल। अब क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट टोटल मिला है 4,9,325। मेरे से कोई पूछे इसमें टोटल पैसा जमा कितना होगा, मैंने कहा ये इसने कराया इतना ही एम्प्लॉयर ने कराया। इसका अगर हम बच्चों टोटल करें तो ये इसका डबल कर दो क्योंकि इस दोनों का, तो 6,09,840, तो ये 8.08 के करीब बन रहा है। तो हमें तो खैर क्या करना है, हम कहेंगे कि ये जो 54,920 से रिलेटेड का इंटरेस्ट है ना ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो 4,4,342। ये बच्चों 4,442। आप बस पूरे का टोटल कर 277,6,442। 277,6,442 इसमें से 50,000 रुपए घटा दो, तो ये आंसर 2,726,442। ये एक्सेस अमाउंट लेना 2.5 लाख में से और प्रोपोर्शन टोटल में लगेगा। प्रोपोर्शन क्योंकि ब्याज तो पूरे का दे रखा है ना, या तो परसेंट दे देता, जैसे मान लिया 8% दे रखा होता तो मैं 54,920 का 8% कर देता, बस बात खत्म। उसने वो तो दिया ही नहीं। अगर इसमें वो एम्प्लॉयर कुछ ना कर रहा होता तो हम भी कुछ ना करते। 5 लाख से कम है ना। ज्यादातर तो हम जहां देखते हैं ना कि सैलरी 50,000 60,000 पर मंथ है तो हम बात ही नहीं करते, हमें पता है इसका कोई यूज ही नहीं। तो वो बड़े क्वेश्चन में फिर हमें करके देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। जहां अमाउंट बढ़ा तो वहां देखना पड़ता है कि अगर ब्याज मिल रहा है तो ये प्रोविजन। क्वेश्चन 13, XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स ए कार बिलो 1.6 लीटर CC along with a driver to Mr. Sanjay, employee of XYZ Private Limited, partly for official, partly for personal purpose. The expenses incurred by company are running and maintenance expenses 32,000 and driver salary 36,000. Taxable value of car facility for assessment year 23-24. अब सबसे पहले यह देखो कार विद ड्राइवर दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। छोटी कार है तो छोटी कार के केस में क्या होता है 1,800 पर मंथ, तो ड्राइवर के 900 पर इंटू 12 तो 32,400। अब इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया। मिस्टर राघव हैज 3 हाउसेस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तीनों के तीनों हाउस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप इन दो को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कह सकते हो। व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर 23-24 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? First, one house at the option of Mr. Raghav would be treated as self-occupied. The other 2 houses would be deemed to be let out. B, 2 houses at the option of Mr. Raghav would be treated as self-occupied. The other house would be deemed to be let out. So 2 houses उसकी मर्जी के जो भी वो चाहेगा वो मान लिए जाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये आंसर है क्योंकि 4th वाले में लिख रखा है 2 houses at the option of assessing ऑफिसर का कोई रोल थोड़ा जिसमें उसका टैक्स कम बने। और इससे नेक्स्ट है 15,
Vidya received 90,000 in May 2022 towards recovery of unrealized rent. रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट हो या एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो, इसमें याद रखना है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, खर्चा कोई भी लेस नहीं करने देगी। विच वाज डिडक्टेड, पास्ट में उसकी आपको क्या मिली हो, डिडक्शन, ये मिली हुई है। 20-21 में फॉर डिटरमाइनिंग एनुअल वैल्यू लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू अनरिलाइज रेंट इज 20,000। तो ये एक तरह से जो हमारा अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A, तो आप 90,000 का 70% करो 63,000। क्वेश्चन 16, Mr. Vikas took a loan of rupees 15 lakh at 10% per annum on 1st for 2020 for the construction of residential house for self-occupation. The construction of the house began in June 2020 and was completed on 30th June 2022. अब सबसे पहले देखो कि हाउस के लिए ना लोन लिया है 1/4/2020 को, हम ना ऐसे करके सीख कर आए हैं, डेट ऑफ बोरिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ रीपेमेंट। इसने कहा ही हैज नॉट रीपेड एनी अमाउंट ऑफ लोन सो फार। तो रीपेमेंट को तो करो ओवर। लोन लिया कब है, 1/4/2020 को, 15 लाख रुपीस का लोन है एट द रेट ऑफ 10%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30 जून 2022 को, जिसको आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर 22-23। अब अगर आप में से कहेंगे कि करना कैसे है, मैंने कहा पहले प्रीवियस ईयर निकालो प्रायर टू कंप्लीशन ईयर, 20-21 और 21-22, 1/50 1/50। जो कंप्लीशन ईयर है ना, उसका इंटरेस्ट तो उसी ईयर अलाउड होता है। तो 1/50 तो ये हो गया और इसका 1/5 60,000। अब ये क्योंकि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है और मैक्सिमम लिमिट जो इंटरेस्ट ऑन लोन किया वो 2 लाख है। तो सी आंसर है इसका। मिस्टर एक्स एक्वायर एन एसेट इन द ईयर 16-17 फॉर द यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर 2,75,000। ही क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, वो इसी सेक्शन के अंडर मिलती है। इन द प्रीवियस ईयर 16-17 100% की बच्चों डिडक्शन मिल जाती है। द एसेट वाज ब्रोट इनटू यूज फॉर द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स इन द प्रीवियस ईयर 22-23 आफ्टर द रिसर्च वाज कंप्लीटेड। रिसर्च पूरी होने के बाद उसको नॉर्मल बिजनेस में यूज करने के लिए ले आया। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक, तो उसको बच्चों एक्चुअल कॉस्ट वाले में हमने पढ़ा था नील, क्योंकि 100% की ऑलरेडी क्या मिल चुकी है, डिडक्शन। ये मार्केट वैल्यू 2,75,000 लेस नोशनल डेप्रिसिएशन, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, सीधा नील, क्योंकि हमने 5 पॉइंट करके पढ़ रखे हैं। तो उसमें पहला पॉइंट यही है कि अगर आपने एसेट को पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रखा है तो मतलब 100% डिडक्शन मिली हुई है, उसको आप अपने नॉर्मल बिजनेस में लेकर आएंगे तो उसकी जो ब्लॉक के अंदर WDB ऐड की जाएगी वो नील ऐड होगी। क्वेश्चन 18, मिस्टर सी एज 35 ईयर इज ए वर्किंग पार्टनर इन मैसर्स BCD, ए पार्टनरशिप फर्म विद इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। During previous year 22-23, the firm has paid remuneration to Mr. B, Mr. C, Mr. D, being the working partner of the firm of 2 lakh each। अच्छा क्वेश्चन है। हर एक पार्टनर 3% पार्टनर हैं, वर्किंग पार्टनर हैं, इन तीनों को 2-2 लाख रुपए रेमुनरेशन दिया है। हमें पता है जितना डीड में लिखा है या जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, दोनों में से जो कम है उसकी मिलती है डिडक्शन। और हमें ये भी याद रखना है कि जो स्टैट्यूटरी लिमिट है उसके लिए सबसे पहले बुक प्रॉफिट देखते हैं। मेरे से कोई पूछे बुक प्रॉफिट का मतलब, मैंने कहा फर्म का प्रॉफिट सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सिर्फ रेमुनरेशन घटाने से पहले, क्योंकि वो तो अभी कंप्यूट होना है। द फर्म has paid interest on capital of 120 in total सबका मिलाकर all the 3 partners and the same is within the prescribed limit of 12%। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। The firm had a loss of 1,12,000 after debiting remuneration and interest on capital। तो सिर्फ remuneration ऐड होगा, interest on capital नहीं। वो अगर ना लेस हुई होती तो उसको लेस करके जो आता वो बुक प्रॉफिट होता। और मान लो ये रेमुनरेशन ना लेस हुआ होता इस केस में, तो मेरे से कोई पूछे कि रेमुनरेशन, फिर मैंने कहा अगर बुक लॉस भी है ना तो 1,50,000 तब भी स्टैट्यूटरी लिमिट है, क्योंकि वो देखते हैं 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 150 विच एवर इज हायर, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है बुक प्रॉफिट रेमुनरेशन घटाने से पहले, या फिर बुक लॉस भी कह सकते हो।
और स्टैट्यूटरी लिमिट, ये रेम्यूनरेशन के लिए बात हो रही है, अप टू ₹3 लाख। और इन केस ऑफ लॉस 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 150 विच एवरेज हायर। उसी टाइम पे माइंड में अगर आपके क्लिक नहीं कर रहा प्रोविजन, तो मतलब उसको पढ़ने की जरूरत है। अब वो 3 लाख, अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से ऊपर है तो 90% ऑफ 3 लाख प्लस 60% ऑफ बुक प्रॉफिट अबू 3 लाख। तो अब यहां पर अगर मैं एक बार में 6 लाख ऐड कर रहा हूं तो 4,88,000 बन रहा है। अब रेमोनरेशन 6 लाख है डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं रेमोनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, लेकिन आप 488 से स्टैट्यूटरी लिमिट निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 3 लाख का 90%, और इसके अलावा 60% ऑफ 1,88,000। आप बच्चों करो 270, 1,12,800। अब देखो ये हमसे क्या कह रहा है, यू बीइंग द सीए ऑफ मिस्टर सी आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम, व्हाट वुड बी द टैक्सेबल रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म। तो आप समझो इसका 1/3 कर दो, क्योंकि सबका तो 1,27,600 हर एक पार्टनर का इतना ही अलाउड होगा। और अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहता तो टोटो में मानते कि बराबर है सबका, तो 1,20,000 को 3 से डिवाइड कर देते, 40 ऐड हो जाता। उसने खाली रेम्यूनरेशन पूछा है, इसलिए 1,27,600। क्वेश्चन 19, मिस्टर शाहिद ए होलसेलर सप्लायर ऑफ डाइस प्रोवाइड्स यू विद द डिटेल ऑफ फॉलोइंग कैश पेमेंट मेड थ्रू आउट द ईयर। अब देखो बच्चों ऐसे दे रखा है, 12 जून 22 को लोन रिपेमेंट ऑफ 27,000 टेकन फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम हिज फ्रेंड कोनाल, ठीक है। द रीपेमेंट आल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट 5,000। इसने ना हमें ये बताया है कि ये इसने पेमेंट की है कैश में ईयर के दौरान। 27,000 रुपए का लोन रिपे किया है, जिसमें 5,000 इंटरेस्ट है, तो लोन की रिपेमेंट तो अलाउड है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 48(3) लगता है। ये कह रहा है व्हाट विल बी द डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(3)। अब मैं इसको बता सकता हूं कि 48(3) में ये अलाउड है, ये कुछ नहीं आएगा। इफ एनी, इफ मिस्टर शाहिद ओप टू डिक्लेयर हिज इनकम एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44(AD)। जब आप 44(AD) लेते हो ना तो 48(3) लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो प्रेजम्पटिव बेसिस पर इनकम कहता है। वो कहता है 8% ऑफ ग्रोस रिसीट्स। जो ग्रोस रिसीट्स किसके अलावा आई है, अदर देन अकाउंट पे चेक, उसमें कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी पेमेंट की, कोई खर्चे अलाउड ना होने की। तो मेरे से कोई पूछे कि आप ये बताओ कितना अमाउंट डिसअलाउड होगा, मैंने कहा नील, मेरे को आगे पढ़ना ही नहीं है। वो 2 नंबर का क्वेश्चन क्यों दे रहा है? उलझाने के लिए दे रहा है। उसको पता है बच्चा सारा पढ़ेगा, अमाउंट निकालेगा, उसको वो ये नहीं पढ़ेगा कि इसने क्या आउट कर रखा है। 44(AD), 44(AD) वाले के खर्चे की डिडक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके ऊपर कोई सेक्शन नहीं लग रहा। माना जा रहा है कि सब कुछ होने के बाद ग्रोस रिसीट जो है उसका 8% उसकी क्या है, प्रेजम्पटिव इनकम है। और अगर वही रिसीट्स अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट या प्रेस्क्राइब मोड से है, तो 6% उस रिसीट्स का उसकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। क्वेश्चन 20, मिस्टर ए एन एलिजिबल एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस अंडर सेक्शन 44(AD) प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये पर्सन मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है, मतलब अक्रूवल बेसिस वाला, 44(AD) के अंडर एलिजिबल है। टोटल टर्नओवर इस पर्सन की है 130 लाख। अब उस केस में हमें इसकी इनकम बतानी होती है, क्योंकि ये मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहा है, तो इसकी जो टोटल टर्नओवर है, गवर्नमेंट कहती है ग्रोस रिसीट्स या जो टोटल टर्नओवर है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी को कंसीडर करेंगे। तो नो डाउट उसकी टर्नओवर है, तो मर्केंटाइल सिस्टम में तो टर्नओवर ही देखी जाएगी। तो उस केस में इसमें देखो उसकी डिटेल दे रखी है, जो अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट उनके थ्रू है तो उसकी 6% और अदर वाले की 8%। और जहां कुछ नहीं कहेगा, जैसे मान लो अप्रूवल पे अभी तक 31 तक रिसीव्ड ही नहीं हुए, तो 8% मानेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो हायर वाला देखेगी। आउट ऑफ द अबव 25 lakh received by account pay check during financial year 22-23, 6%.
150। इसके बाद 50 लाख रिसीव्ड बाय कैश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22, इसका करेंगे 4 लाख। इसके बाद 25 लाख रिसीव्ड बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट बिफोर द ड्यू डेट से पहले पहले ही होता है ये। तो अगर हम यहाँ देखें 25 लाख का 6% 1,50,000। और लास्ट है बच्चों 30 लाख नोट रिसीव टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 8%। आप इस पूरे का टोटल कर, बस उसने आपसे पूछा क्या है, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ डीम्ड प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए अंडर सेक्शन 44 AD1 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, तो 9,40,000। क्वेश्चन 21, ए बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन फर्स्ट फॉर 1995 फॉर 20 लाख। अच्छा पॉइंट है, सोल्ड फॉर 80 लाख ऑन 1 जून 2022। अब 95 में खरीद रखी है तो फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। फेयर मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की 1/4/2001 को 25 लाख है और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसी डेट को 22 है। अगर ये 26, 28, 30 होती तो 25 ही लेते, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, लेनी तो फेयर मार्केट वैल्यू ही है। डेटरमाइंड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सच बिल्डिंग फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, तो क्योंकि 1/4/2001 से पहले है तो नीचे 100 आएगा। तो आप क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन 80 लाख, इस 22 लाख का 331%, सीधा परसेंटेज प्रेस कर दिया करो जहां नीचे 100 हो, इसमें से घटा दो 7,18,000। तो ये बच्चों ये आंसर है। 22, इन प्रीवियस ईयर 22-23 मिस्टर ए हैज ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये बेच रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपीस की, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है 6 करोड़, ये इसने 22-23 में नवंबर में ट्रांसफर की है, तो 2 करोड़ रुपए हमारा इंडेक्स हुआ है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, LTCG आ गया। इसके अलावा इसने ज्वेलरी 3 करोड़ की बेची है, 2 करोड़ रुपए इंडेक्सेशन है, तो अभी अगर कुछ और नहीं कहता तो 1 करोड़ रुपए हमारे अकॉर्डिंग LTCG है। 5 जनवरी मतलब 22-23। हालांकि मैंने अभी थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ी है, मिस्टर ए बोट ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2021। आप जो ये प्रॉपर्टी बेचकर प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो 1 साल पहले तक खरीदी हो या 2 साल बाद में, तो ये 1 साल से भी पहले का ड्यूरेशन है, तो मतलब इसका कुछ भी नहीं करना, जान कर दिया है इसने। मतलब ये 25 नवंबर 22 है, 25 नवंबर 21 तक अगर आपने खरीदी होती इस 1 साल में, तो 54 की एग्जम्पशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते, और ज्वेलरी बेचकर उसकी डेट से 1 साल पहले खरीदते हो तो 54F के लिए एलिजिबल हो जाते, क्योंकि 54 लगता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बदले रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और 54F लगता है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचकर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये दोनों के लिए नहीं है। And on 28 Feb 2023 deposited 3 crore in capital gain deposit account scheme. On 30th July 2023, Mr. A has withdrawn 3 crore from capital gain deposit account and acquired a residential house property worth 2.5 crore. What would be the capital gain in the hands of Mr. A for the assessment year 23-24, मतलब previous year 22-23, और expenses in connection with transfer of jewelry were 2 lakh। तो इसमें से ना पहले 2 लाख वो लेस होने थे, जैसे ये 3 करोड़ है ना, तो ये 98 लाख रुपए हो जाता, तो इसने यहां से 3 करोड़ रुपीस विड्रॉन कर लिए हैं, और उसमें से इसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए का रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया है। तो हमसे पूछ रहा है, तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए का इसने जो खरीदा है वो 30 जुलाई को ही खरीद लिया है, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 है, लेकिन वो है रिटर्न भरने से किससे रिलेटेड, 22-23 की, तो 22-23 से पहले हाउस खरीद लिया, और मैक्सिमम 1 हाउस ही खरीद सकता था। अब अगर आप मेरे से कहेंगे कि एग्जम्पशन, तो मैं कहूंगा पहले टोटल LTCG 2 करोड़। अब एक बार हम एग्जम्पशन लिखते हैं, अंडर सेक्शन 54, पहले तो 54 ही लेगा 2 करोड़, अब रह गए बाकी 50 लाख रुपए, क्योंकि हाउस कितने का है, 2 करोड़ 50 लाख। अब लेगा 54F की, ये कैसे मिलती है, LTCG, हमारा LTCG है 98 लाख, हमारा जो LTCG है वो कितना है, 98 लाख, अपॉन में नेट सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ 98 लाख, इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड का मतलब जो हाउस खरीदा है उसमें जो इन्वेस्ट की है।
अगर ये ना निकलवाता 30 जुलाई की जगह अगस्त में निकलवाता तो एक बार 3 करोड़ को कंसिडर करते, मतलब यहाँ 1 करोड़ रुपीज को कंसिडर किया जाता। 164429 ये दोनों इसमें से लेस कर दो। 81555705। क्वेश्चन 23, मिस्टर विशाल एंड मिस्टर गुहा sold their residential house property in Pune for 3 crore and 4 crore respectively in January 2023, 22-23 में। The house property was purchased by them 25 months back, 2 साल 1 महीने पहले, तो लॉन्ग टर्म हो गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख रिस्पेक्टिवली। मिस्टर विशाल परचेज 2 रेजिडेंशियल फ्लैट, 1 इन दिल्ली 1 इन आगरा, 70 लाख एंड 80 लाख, 1.5 करोड़ रुपए के हैं रिस्पेक्टिवली इन अप्रैल 2023। तो रिटर्न भरने से पहले पहले आप खरीद सकते हो, नहीं तो जमा कराते स्कीम में। On the same date, Mr. Guha also purchased 2 residential flat, 1 in Mumbai, other in Pune for 80 lakh, 75 lakh। अब जिसका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ होगा वो तो 2 हाउस परचेज कर सकता है, उसको दोनों की मिल जाएगी। और जिसका 2 करोड़ से ज्यादा होगा वो मैक्सिमम 1 हाउस खरीद सकता है, तो उसको 1 की मिलेगी। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड 30 लाख इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI इन मार्च 23 एंड 30 लाख इन बॉन्ड्स ऑफ RECL इन अप्रैल 23। ये 54 EC की एग्जम्पशन की बात हो रही है। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर इनका यूं है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी जनवरी में बेची है, तो जनवरी से अगर आप देखेंगे तो यहां तक जो ये खरीद रहे हैं अप टू अप्रैल तक, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही है। व्हाट इज द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विशाल एंड गुहा। एक बार चेक करें, यहां आप देखो 3 करोड़, यहाँ 4 करोड़, अब यहाँ 1 करोड़ लेस किया, यहाँ 1 करोड़ 75 लाख, तो 2 करोड़ और 2 करोड़ 25 लाख। अब इसको एक ही हाउस की मिलेगी, कितना है अगर यहां देखें तो 70 और 80 1.50 करोड़, और यहां पर 80 लाख। अब इसमें से ये घटा दो 50 लाख, इसमें से ये घटाओगे 1.45 करोड़। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो 30 लाख रुपए टोटल 60 लाख की है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख होती है। तो यहाँ तो 50 इसको पूरे मिल जाएंगे, इसको 50 घटा दो, ये 54 EC की है एग्जम्पशन, और ये जो ऊपर हमने लिखी है ये 54 की है। तो यहाँ पर तो नील हो गई, और इसके हैंड में इनकम हो गई 95 लाख 0.95 करोड़। तो एक बार देखो, पहला पर्सन विशाल है, इसके हैंड में टैक्सेबल नील, और गुहा के हैंड में 95 लाख। तो इसी आंसर है। क्वेश्चन 24, मिस्टर राम एन इंडियन रेजिडेंट purchase a residential house property at Gwalior on 28 May 1999 for 28 lakh 50,000. The fair market value and stamp duty value of such house property as on 1st for 2001 was 33.5 lakh and 32.4 ये respectively. On 5th Feb 2012, Mr. Ram entered into an agreement with Mr. Byomkesh for sale of such property for 74 lakh and received an amount of 3.90 lakhs as advance। मतलब 3,90,000 एडवांस लिया है, 1/4/14 से पहले लिया है। However, as Mr. Byomkesh did not pay the balance amount, Mr. Ram forfeited the advance। सेक्शन 51 कहता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन अगर यही 1/4/14 के बाद होता तो अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती, जिस ईयर फोरफिटेड करते और बाद में कहीं लेस नहीं होता। और अगर प्रीवियस ओनर ने फोरफिटेड की होती तो लेस भी नहीं होता, मतलब इनकम भी नहीं बनती, लेस भी नहीं होता। अगर 1/4/14 से पहले की बात करें, व्हाट वुड बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस्टर राम इफ ही सेल्स द प्रॉपर्टी इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये CII दे रखा है। एक बार ध्यान देना बच्चों, पहले 32,40,000 हमारे अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1/4/2001 को लेना है, उसमें से 3,90,000 घटा दो, तो ये हमारा अमाउंट बच गया। अब बाएं चांस की बात है, यही वो है, तो कई बार कंफ्यूजन भी हो सकती है। 28, 50,
331 अपॉन में 100, मतलब CII करके वही तो आना है ना, 94 लाख। तो ये अगर देखें तो डी आंसर है। क्वेश्चन 25, मिस्टर एक्स एज 61 ईयर अर्न डिविडेंड ऑफ 12 लाख फ्रॉम एबीसी लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 22-23। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एबीसी लिमिटेड इज 3 लाख। अब इंटरेस्ट ना इससे 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सेक्शन 57 कहता है जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब डिविडेंड इनकम से रिलेटेड। और अब ये कह रहा है इनकम इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, तो 12 लाख इनकम है, इंटरेस्ट 3 लाख या 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख और 20% ऑफ 12 लाख 2,40,000। दोनों में से जो कम है उसकी डिडक्शन मिलेगी 57। ये भी पूछ सकता था डिडक्शन, इसने इनकम पूछी है 9,60,000, तो ये भी आंसर है। 26, मिस्टर विकास ट्रांसफर 600 अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 December 2022 फॉर 350 व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वाज 5,15,000। यहाँ ना दो सेक्शन एक साथ लगते हैं। 50 CA अनलिस्टेड शेयर्स अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, और साथ में 56(2)(10। तो ये कहता है कि अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू से कम में ले रहे हैं तो उसका डिफरेंस किया जाएगा, और अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो माना जाएगा गिफ्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ मिस्टर विकास जो है वो सेलर है, और ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है जिसको उसने ट्रांसफर किए है, ये है बायर। अब यहां कहता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, कैपिटल गेन निकालने के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 425 है। फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसीडर्ड होगी अनलिस्टेड में। अगर लिस्टेड होते तब ऐसे बेचा होता तो 50 CA नहीं लगता। 50 CA अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर लगता है, अनकोटेड शेयर्स कहते हैं। तो इसमें से आप 425 घटा दो, 90,000 इसके हैंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप आ जाओ दूसरे ABC प्राइवेट लिमिटेड में, तो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 550, और इन्होंने खरीदे कितने में है 350। तो ये जो डिफरेंस है ये इनके हैंड में गिफ्ट मानकर टैक्स है। तो सबसे पहले 90 और 165 ये। नेक्स्ट 27, मिस्टर विकास रिसीव्ड ए गोल्ड रिंग, मतलब ज्वेलरी वर्थ 60,000 ऑन ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड मिस्टर विष्णु। Mr. Vishnu also gifted a gold chain to Kavya, daughter of Mr. Vikas, worth 80,000 on the said occasion। अच्छा पॉइंट दिया है, अगर आपको मैरिज के ओकेजन पर गिफ्ट मिलता है ना वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन उन कपल्स के हैंड में, ये नहीं पूरी फैमिली के हैंड। तो जो ये मिस्टर विकास को मिला है उसके हैंड में तो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन से है, लेकिन इसकी डॉटर जिसकी मैरिज है उसको जो गिफ्ट मिला है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। Would such gifts be taxable in the hands of Mr. Vikas and Miss Kavya? तो एक बार अगर आप देखो तो पढ़ते हैं, yes, gift of gold ring and gold chain is taxable. Such gifts are not taxable in the hands of Mr. Vikas nor in the hands of Miss Kavya. Value of gold ring is taxable in the hands of Mr. Vikas, but value of gold chain is not taxable in the hands of Miss Kavya. क्योंकि मैरिज के ओकेजन पर जो कपल्स को मिलेंगे उनके हैंड में एग्जैम्प्ट, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर को जो मिलेंगे वो अनरिलेटेड पर्सन से अगर मिलेंगे तो 50,000 रुपए की एग्रीगेट लिमिट है, उससे ज्यादा होते ही टैक्सेबल हो जाएगा। इसे नेक्स्ट, इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली, कन्वर्टेड का मतलब ये क्लबिंग का प्रोविजन है, अगर प्रॉपर्टी HUF को दे दी जाती है और बाद में HUF का पार्टीशन हो जाता है। तो मैं एक बार एक एग्जांपल लेता हूं, ए मिसिस ए, इसके अलावा ए का एक ब्रदर है जो भी माइनर है बी, और इसके अलावा ए और मिसिस ए के बच्चे हैं C और D माइनर है। ये 5 लोग हैं HUF में, और इस HUF में ए ने अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर दी तो वो HUF की हो गई, और कल को फैमिली का हुआ बंटवारा, सबके हिस्से में 1/5 हिस्सा आया क्योंकि HUF के पार्ट थे। अब ये जो इसका ब्रदर है उसके केस में तो क्लबिंग होगी नहीं,
माइनर चाइल्ड की क्लबिंग होगी इनकम, उस पेरेंट्स के पास जिसकी इनकम ज्यादा है 1500 की 1032 की एग्जम्पशन मिलती है। लेकिन जो मिसिस ए है उसको जो हिस्सा मिला है उसका डीम्ड ट्रांसफर कौन माना जाएगा? मिस्टर ए। अब ये कह क्या रहा है कि इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली पार्टीशन अमंग द मेंबर of the family and income derived from such converted property as is received by the spouse, मतलब ए की वाइफ को जो मिली है, of the transferor will be taxable, किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? ए में। तो एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफर मेंबर, और किसी के हैंड में नहीं, न करता ना इनकम ऑफ स्पाउस भी नहीं, ना तो एचयूएफ का तो पार्टीशन ही हो गया। इससे नेक्स्ट, Ram owns 500, 15% debenture of R Industry Limited, 500 each. Annual interest of 37,500 was payable on these debenture for previous year 22-23. He transferred interest income of his friend Sham without, मतलब उसने क्या किया? Interest income to his wife, his friend Sham without transferring the ownership of these debenture. तो सेक्शन 60 लग जाता है, जो ये कहता है कि अगर आप इनकम ट्रांसफर करेंगे एसेट्स की विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट्स, तो इनकम ट्रांसफरर की इनकम में क्लब हो जाएगी, मतलब राम की इनकम में। वाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 23-24, शाम ने उसको अपनी इनकम भी दिखा दिया, तो ये उसकी इनकम है ही नहीं, उसके दिखाने से क्या होता है? सीधा अप्लाई होगा क्लबिंग का प्रोविजन। एज टैक्स एडवाइजर ऑफ श्याम, डू यू एग्री विद द टैक्स ट्रीटमेंट डन बाय श्याम इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम? मतलब आप यहाँ सीधा सीधा बताओ कि क्या सही कह रहा है वो? नहीं, ये इनकम किसके लिए टैक्सेबल? राम। तो ये कह रहे हैं यस सच इंटरेस्ट वाज ट्रांसफर टू श्याम, देयरफॉर नहीं। नो, सिंस राम हैज नॉट ट्रांसफर डिवेंचर टू श्याम, इंटरेस्ट इनकम ऑन डिवेंचर इज नॉट टैक्सेबल इनकम ऑफ श्याम, इट वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राम। यही है। क्वेश्चन 30, मिसिस शिवानी वाइफ ऑफ मिस्टर अनुराग इज ए पार्टनर इन ए फर्म. Her capital contribution 5 lakh to the firm as on 1/4/2022. 1 अप्रैल की ही कैपिटल देखते हैं, जिसमें से 3,50,000 रुपए उसको अपने हस्बैंड से, मिस्टर अनुराग से गिफ्ट मिला हुआ है, तो मतलब उसके हस्बैंड ने दिए हैं 3.5 लाख, बाकी 1.5 लाख उसके अपने हैं। फर्म पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। फर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो तो एग्जाम्प्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होना है। एंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन, मतलब वो 12% की लिमिट के अंडर है। वैसे हमें दिख रहा है 5 लाख का 10% मिला हुआ है, 50,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अब आप ये समझो क्लब होगी कितना अमाउंट? 50,000 डिवाइड में 5 लाख इंटू 350, ये उसके हस्बैंड में क्लब होगी इनकम 35,000, 15 उसके अपने हैंड में टैक्सेबल है। The share of profit is exempt, but interest on capital is taxable in the hands of Miss Shivani. Share of profit is exempt? नहीं. C. Share of profit is exempt, but interest 35,000 is includable in the income of Mr. Anurag, and interest of 15,000 is includable in the income of Mrs. Shivani. Question 31. Mr. Arvind gifted a house property to his wife, Mrs. Meena, and a flat to his daughter-in-law, Mrs. Sita. Both the properties were let out. Which of the following statement is correct? Income from both properties to be included in hands of Mr. Arvind by virtue of section 64. नहीं, वाइफ को जो किया है वहां तो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग वो डीम्ड ओनर है, और जो डॉटर इन लॉ को दिया है वो 64 का मैटर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वाइफ अलोन इज इंक्लूडेबल इन द अरविंद हैंड, ये भी नहीं। Mr. Arvind is the deemed owner of the house property gifted to Mrs. Meena and Miss Sita. No. Mr. Arvind is the deemed owner of the property gifted to Mrs. Meena, and income from property gifted to Mrs. Sita would be included in his hands by virtue of section 64. Question 32. Pankaj gifted an amount of 3 lakh to his wife Pinky and 2 lakh to his daughter Rinki, age 20 years, on 1st April 2019. अब डॉटर की एज 20 साल है, तो मतलब वो मेजर हो गए, तो क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होता है माइनर चाइल्ड के लिए, तो डॉटर के केस में अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा स्पाउस, डॉटर इन लॉ के केस में, या फिर आप एचयूएफ को ट्रांसफर करते हो तो स्पाउस के केस में तो क्लबिंग होगी। अभी लेकिन बात कर रहा है 1 अप्रैल 2019 की। Both Pinky and Rinky invested
the amounts on the same date in Government of India 11% taxable bonds, the interest accrue yearly and is reinvested in the same bonds. मतलब जो इंटरेस्ट आता है वो साथ के साथ क्या कर देते हैं, रीइन्वेस्ट. Determined what will be the amount taxable in the hands of Pinky. मतलब उसकी वाइफ के हैंड में कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा. पहले सीधी सी बात ये समझनी है कि जो 3 लाख का इंटरेस्ट है वो तो उसके हस्बैंड में क्लब होगा, लेकिन जो ईयरली इंटरेस्ट फर्दर ही इन्वेस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगा. और हमें सिर्फ कौन से प्रीवियस ईयर का चाहिए, 22-23. तो हमें करना कैसे है, देखो हस्बैंड ने 1 अप्रैल 19 को उसको पैसे दिए, तो सबसे पहले 19-20 का ब्याज बनेगा, जो कि अगर आप करेंगे 3 लाख का 11% तो 33,000. अब उसने इस 33 को फर्दर इन्वेस्ट कर दिया, तो जो 20-21 का इंटरेस्ट है बाद में ना उसमें से 33,000 लेस हो जाएंगे, वो हस्बैंड में क्लब होने हैं, बाकी का इंटरेस्ट इसके अपने लिए टैक्सेबल होना है. तो 20-21 का अगर हम इंटरेस्ट करें तो ये हमारा बन रहा है 36,630. इसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया तो ये अमाउंट हो गया 3,69,630. इसका 11% ये बच्चों आ रहा है 40,659.30 है. मैं पॉइंट को हमेशा इग्नोर करना है आपने, उसका और कोई साथ साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है. 22-23 अगर इसमें ये ऐड कर दूं तो फर्दर इन्होंने इन्वेस्ट किया है 4,10,289 और इसका 11%. अब याद क्या रखना है कि ये टोटल इंटरेस्ट मिला होगा, ये टोटल इवन 2 क्योंकि 8-2 है उसके बाद. तो इसमें से अगर हम 33,000 लेस कर दें क्योंकि ये उसके हस्बैंड में क्लब होगी, तो बाकी की इनकम इसकी है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाली इन्वेस्टमेंट के कारण है. 132 ये आ जाएगा. क्वेश्चन 33 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80. सेक्शन 80 हमने बच्चों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में पढ़ा था. इसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक रिटर्न टाइमली ना भरी हो उस प्रीवियस ईयर की. 2 चीजें एक्सेप्शन में आती थी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ का मैटर ही नहीं है, वो 32(2) के अंडर आता है. तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 no loss which has not been determined in pursuance of a return filed in accordance with the provisions of section 139(3) ये लॉस रिटर्न के लिए होता है. shall be carry forward the exception to this are, मतलब वो कह रहा है कि कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा जो 139(3) में आप फाइल कर रहे हो. सेक्शन 80 क्या कह रहा है, जब तक उस रिटर्न को क्या ना किया हो टाइमली. लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन 34 brought forward loss from house property of rupees 3,10,000 of assessment year 22-23 is allowed to set off against income from house property. देखो बच्चों जो लिमिट है ना वो किसी दूसरे हेड से है. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से के लिए कोई लिमिट थोड़ा है. तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 310 होगा प्रीवियस ईयर 21-22 का, असेसमेंट ईयर 22-23 इज अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22-23 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑफ 5 लाख टू द एक्सटेंट ऑफ पूरा 3,10,000 सेट ऑफ हो सकता है. 2 लाख की लिमिट तब है ये जब किसी और हेड से सेट ऑफ हो रहा होता. इसे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 the detail of income loss of Mr. Kumar for the previous year 22-23 are as follows. एक एक करके पहले समझते हैं. हमारे को इनकम की डिटेल दे रखी है और जीटीआई पूछी है. इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड लिखा है तो मतलब 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हुई है. अब आपको दे रखा है लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी का जो टोटल लॉस है ना वो 3,15,000, लेकिन ये दूसरे हेड से सिर्फ 2 लाख सेट ऑफ हो सकता है. हमें यहाँ कोई टोटल इनकम नहीं निकालनी कि मैं कहूँ यहाँ से सेट ऑफ होगा, यहाँ से कुल मिलाकर 2 लाख सेट ऑफ हो जाएगा. इसके बाद दे रखा है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस. ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से हो सकता है, नहीं होगा. लॉस फ्रॉम मेडिकल बिजनेस ये सैलरी से तो नहीं हो सकता, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, लेकिन और किसी हेड से हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा.
तो बाकी ये रह जाएगा 40,000। आप चाहें तो ये 2 लाख में से 40 यहां से सेटअप कर ले, बाकी ऊपर से, क्योंकि एलटीसीजी पे फ्लैट रेट से 20% टैक्स लगता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 80,000। बस अब आप करो क्या, इन तीनों का टोटल करके उसमें से 2 लाख घटा दो, तो ये हमारा आ रहा है 4,40,000। दैट इज यूर ग्रोस टोटल इनकम। Question 36. During the assessment year 23-24, Mr. Kabir has a loss of 6 lakh under the head income from house property, loss of 5 lakh from business of profession, and income of 3 lakh from long-term capital gain. अब सबसे पहले लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 6 लाख, बिजनेस का लॉस है 5 लाख, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख। He filed his return of income for assessment year 23-24 on 31st, लेट रिटर्न फाइल कर रहा है 31 जुलाई के बाद, 31 दिसंबर को। Determine the total income of Mr. Kabir for assessment year 23-24 and the amount of loss which can be carry forward in a manner most beneficial to him. अब सबसे पहले ये देखो, इनकम 3 लाख है, सेट ऑफ दोनों चीजें हो सकती है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी, बिजनेस का लॉस भी। वैसे कोई प्रायोरिटी नहीं है कि ये ले लो या ये, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अभी क्लेम ना किया ना तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने लॉस की लेट रिटर्न भरी है। तो उस केस में वो चाहेगा कि मेरा तो बिजनेस लॉस यहां से सेटअप हो जाए, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो होना नहीं है, तो इनकम हो गई नील। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी का 6 लाख का लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए। अगर इसके अपोजिट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख वहां से सेटअप करा ले तो बाकी सिर्फ 4 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, और बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। इसलिए बेटर है कि वो किसको सेटअप कराए, बिजनेस लॉस को। तो आंसर क्या होगा, टोटल इनकम नील, और जो 6 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो नहीं हो पाएंगे ना, लेट रिटर्न फाइल किया। सेक्शन 80 कहता है कि आपका लॉस का रिटर्न अगर टाइमली फाइल नहीं हुआ तो आपके लॉसेस सेटअप तो हो जाएंगे लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों 10AA का, XYZ लिमिटेड हैज 2 यूनिट। यहाँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना रखा है, 1 यूनिट एट SEZ एंड अदर यूनिट एट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब अदर देन SEZ। The unit in SEZ was set up and started manufacturing from 12 March 2014, 13-14 से। तो अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में बात करूं तो ये इसका 10वां साल है, तो पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड होता है, और 6 से 10 साल में 50% प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन कह लो, एग्जम्पशन कह लो, एक ही बात है यहाँ। यूनिट इन DTA फ्रॉम 15 जून, उसकी कोई अमाउंट की एग्जम्पशन नहीं है। टोटल टर्नओवर XYZ लिमिटेड की और यूनिट इन DTA की, तो टोटल टर्नओवर तो है 8,50,00,000, उसमें से DTA की टर्नओवर है 3,25,00,000, तो SEZ की कितनी टर्नओवर होगी, इसमें से ये घटा दो 5,25,00,000। एक्सपोर्ट सेल ऑफ यूनिट इन SEZ एंड DTA, एक्सपोर्ट सेल अलग से बता रहा है SEZ की, ये टोटल सेल है जो अभी लिखी है। एक्सपोर्ट सेल है 2,50,000, SEZ की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। नेट प्रॉफिट जो है वो यूनिट इन SEZ एंड DTA, तो नेट प्रॉफिट 80 लाख। सिर्फ आपको SEZ की रिगार्डिंग डिडक्शन एग्जम्पशन कहो मिलेगी। XYZ लिमिटेड वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। तो यहाँ नेट प्रॉफिट 80 लाख में से हमने देनी है डिडक्शन। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑफ SEZ अपॉन में टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। और ये आने के बाद उसका 50%। टोटल टर्नओवर SEZ की होती है ना, ये XYZ लिमिटेड पूरी कंपनी की है, उसमें से यूनिट इन DTA की घटा देंगे तो इसकी आ जाएगी। बुक में भी नॉर्मल एक क्वेश्चन है रुद्रा लिमिटेड वाला, वो ऐसे करके दे रखा है, उसका 50% करेंगे तो 19,04,760। नेक्स्ट है बच्चों 38। मिस्टर शिवा मेड ए डोनेशन ऑफ 50,000 टू PM केयर फंड एंड 20,000 टू राजीव गांधी फाउंडेशन बाय चेक। जो PM केयर फंड है इसमें 100% नो लिमिट है और राजीव गांधी फाउंडेशन में 50% नो लिमिट है।
ही मेड ए कैश डोनेशन, 2000 से ऊपर का अगर आपका डोनेशन है, ये वाले तो चेक से ही पे किया है, वो आप कैश में नहीं पे कर सकते। 10,000 टू ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G, अगर ये कैश में ना करता तो इसकी भी मिलती, ये विद लिमिट के अंदर आती है 50% के अंदर, लेकिन अभी तो मिलेगी ही नहीं। द रिडक्शन अलोएबल टू हिम अंडर सेक्शन 80G फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इज, तो हम कहेंगे 50 + 10, क्योंकि 20,000 का 60,000 रुपए ये आपका है। क्वेश्चन 39, Mr. Arpit, an employee of MNO Limited, has contributed 1,61,280 towards NPS, and similar amount is contributed by his employer. His basic salary 80,000 per month, and DA is 40% of basic salary, which form part of retirement benefit. If 3,84,000 total गया 13,44,000. He also paid life insurance company मतलब LIC premium for himself and his wife, and medical insurance premium 35,000 by cross check. ये 80C और ये 80D. Of his mother being a senior citizen, तो लिमिट 50,000 तक हो जाती है. During the previous year, how much reduction is available under chapter 6A while computing total income of Mr. Arpit for the assessment year 23-24? हम चाहते हैं हमें मैक्सिमम रिडक्शन मिले, तो पहले आप आ जाओ इस 13,44,000 का 10%, 1,34,400, ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के कारण मिलेगी 80CCD2 में। उसके बाद आ जाते हैं 80CCD1 और 1B। अब मेरे से कोई पूछे कि करना क्या है, मैंने कहा एक चीज याद रख लेना, 80C और CCD1 इसको मिलाकर गवर्नमेंट ने 1.5 लाख की लिमिट कर रखी है। अगर आपने 1,61,280 कंट्रीब्यूशन किया है तो 80CCD1 कहेगा 10%, 1,34,400, लेकिन उधर से एक लिमिट लग जाएगी कि 1.5 लाख वाली। तो बेटर ये है कि पहले 80CCD1B वाली ले लो 50,000, इसमें से 1,61,280, तो अगर वो घटा देंगे तो बाकी की तो यही मिल जाएगी 1,11,280, 55,000 80C है। तो इन दोनों को मिला दूं तो टोटल अमाउंट 1.5 लाख रुपए ले लो। 80CCE कह रही, 80CCE किसको लिमिट करती है? 80C और 80CCD1 को। 80CCD1 में कितना है? 1,61,280 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, वो चाहे तो 10% तक मतलब 1,34,400 यहाँ क्लेम कर ले, बचा हुआ CCD1B में ले, लेकिन वो तो अपना फायदा देखेगा। 1B में लिमिट है 50,000, तो कहेगा 50 वहां दे दो और बाकी 1,11,280 यहाँ दे दो, 55,000 80C की, दोनों का टोटल क्या 1,50 से ज्यादा है, तो 80CCE कहेगा कि 1,50 की मिल जाएगी। इसके अलावा जो ये 80D में है 35,000 रुपए, ये आप ये सारे अमाउंट का टोटल कर दो, ये टोटल डिडक्शन है, ये आपका 369,400। Question 40. Mr. Ram acquired a house property at Chennai from Mr. Satyam, a resident, for a consideration of 85 lakh on 23rd August 2022. On the same day, Mr. Ram made 2 separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior from Mr. Vipun, resident, for a sum of 50 lakh, and rural agricultural land from Mr. Danish, a resident, for a consideration of 75 lakh. Which of the following statements are correct, assuming that in consideration amount are aforementioned, all the charges incidental to transfer of immovable property are included, and there is no difference between stamp duty value and actual consideration? ये क्यों ऐसे बता रहा है? ये ना TDS की बात करना चाहता है। तो मैं पहले बता दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सन खरीदता है, अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का कंसिडरेशन हो तो 194 IA के अकॉर्डिंग उसको इसके ऊपर TDS काटना होता है। तो जो हमें TDS काटना है बच्चों, वो किस अमाउंट पे काटना है? 85 लाख और 50 लाख, मतलब 75 लाख वाले अमाउंट पे नहीं कटना, क्योंकि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। तो नो TDS एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम 3 पेमेंट। TDS 1% इज अट्रैक्टेड ऑन ऑल 3 पेमेंट। TDS 1% on 85 lakh, 50 lakh are attracted. No TDS on payment of 75 lakh for acquisition of rural agricultural land. ये सही है।
क्वेश्चन 41, मिस्टर निहार मेंटेन ए सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन मेरा बैंक लिमिटेड. The detail of withdrawal on various dates during the previous year 22-23 are as follows. तो यहाँ अगर आप देखो तो इसकी जो टोटल बन रही है ना वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 194N लगता है. 1 करोड़ से ज्यादा वाले विड्रॉल वाले अमाउंट पर 2% से टीडीएस करता है. मिस्टर निहार रेगुलरली फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम. इज मेरा बैंक लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द विड्रॉल मेड बाय मिस्टर निहार during the previous year 22-23? If yes, what would be the amount of tax deducted at source? तो हम ना एक बार टोटल कर लेते हैं इस पूरे का. तो 1 करोड़ 60 लाख, इसमें से 1 करोड़ आप हटा दो तो रह गया 60 लाख. इसका 2% 1,20,000. Question 42. Mr. Raj, a non-resident, age 65 years, is a retired person earning rental income of 40,000 per month from a property located in Delhi. He is residing in Canada. Apart from rental income, he does not have any other source of income. मतलब इसकी एज 65 साल है, एक नॉन रेजिडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है और रेंटल इनकम कमा रहा है, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया. कनाडा में रह रहा है, इस रेंटल इनकम के अलावा इसकी कोई और इनकम नहीं है. इज ही लाइबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया? एडवांस टैक्स तब होगा जब 10,000 या उससे ज्यादा उसका टैक्स बनता होगा. अब अगर आप मेरे को कहेंगे 4,80,000 GAV और वही NAV है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे तो 3,36,000. सीनियर सिटीजन है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, लेकिन फिर भी टैक्स 250 तक नील. और अगले 86,000 5% से 4,300. उसके बाद 4% क्योंकि रिबेट नहीं मिलती नॉन रेजिडेंट 4,472, तो मतलब 10,000 से तो कम है. अगर ये इंडिया में होता ना तब भी इसका एडवांस टैक्स नहीं लगता क्योंकि सीनियर सिटीजन की अगर बिजनेस की इनकम नहीं है तो उस केस में उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अराइज नहीं. अगर आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो और आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी चाहे कोई भी इनकम हो, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अराइज ही नहीं. तो पहला केस है यस ही इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, नहीं, नो ही इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया एज हिज टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया इज लेस देन 10,000. ये सही है. ये थर्ड पार्ट में कह रहा है नो ही इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया एज ही हैज नो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP एंड ही इज ऑफ द एज. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, उसका बेनिफिट इसको नहीं मिले क्योंकि जो भी बेनिफिट मिलते हैं सीनियर सिटीजन वगैरह के वो रेजिडेंट को मिलते. क्वेश्चन 43. मिस्टर झा, एन एम्प्लॉय ऑफ FX लिमिटेड, अटेन 60 years of age on 15/5/2022. He is resident in India during the financial year 22-23. Earned salary income 5 lakh computed. During the year he earned 7 lakh from winning of lottery. अब आप याद रखना ये 60 साल की एज का है पर्सन. समझ गए ना? अगर इसकी बिजनेस की इनकम नहीं हुई तो एडवांस टैक्स भूल जाओ, इसका कोई लेना देना नहीं. What shall be his advance tax liability for assessment year 23-24 if all tax deductible at source has been duly deducted and remitted to the credit of central government on time? Assume that he does not opt to pay tax under section 115 BAC. तो मेरे से कोई पूछे, मैंने कहा नहीं. समझ गए ना? इसके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है. नॉट एप्लीकेबल लिखा होता तो द बेस्ट था क्योंकि ये क्या है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन. 44. In which of the following transaction quoting of PAN is mandatory by the person entering into the said transaction? मैं साथ साथ लिमिट बताता रहूंगा हर चीज में. ओपनिंग ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद ए बैंक, बच्चों नहीं जरूरत होती. आप सेविंग की जगह करंट अकाउंट खुलवाएंगे, रेकरिंग डिपॉजिट कराएंगे, मतलब वो जो सेविंग अकाउंट की नेचर का नहीं है, बेसिक सेविंग अकाउंट नहीं है, तो आपको चाहिए. टाइम डिपॉजिट के लिए नहीं चाहिए. टाइम डिपॉजिट के लिए तब चाहिए जब आप 50,000 या उससे ज्यादा की FD करा रहे हैं. बैंक में एक बार में 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करेंगे या टोटल FD 5 लाख से ऊपर हो जाएगी तो आपको चाहिए पैन. तो यहां मेरे से कोई पूछे पहले केस में मैं कहूंगा नहीं चाहिए पैन. सेकंड, अप्लाई टू बैंक फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड, चाहिए. अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैन की जरूरत है. पेमेंट ऑफ 40,000 टू म्यूचुअल फंड फॉर परचेस ऑफ यूनिट, यहाँ 50 की लिमिट है तो नहीं चाहिए.
कैश डिपॉजिट विद ए पोस्ट ऑफिस और 1 लाख ड्यूरिंग ए ईयर, आप समझो 50,000 से ज्यादा आप पोस्ट ऑफिस में जमा कराने गए हैं, सेक्टिवल बैंक में गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक में गए हैं, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, पैन चाहिए। गवर्नमेंट ने 50,000 की लिमिट कर रखी। इसके अलावा ए फिक्स डिपॉजिट 30,000 विद NBFC रजिस्टर्ड विद RBI एग्रीगेटिंग द टोटल डिपॉजिट 350 फॉर फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज डिपॉजिट, एक बार में 50 और एग्रीगेट 5 लाख जो FD होती है, उनके केस में अप्लाई होता है तो नहीं चाहिए। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ 60,000, अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है तो उसके केस में 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो मतलब आपको नहीं चाहिए। सेकंड और फोर्थ यही। जैसे नेक्स्ट है 45, अरुण's gross total income previous year 22-23 is 2,45,000. He deposit 45,000 in PPF. He pays electricity bill aggregating to 1.20 lakh. 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर होते ही आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वैसे इसकी अगर देखो तो GTI 250 से कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। Which of the statement is correct? Arun is not required to file his return of income under section 139(1) since his total income before giving effect to deduction ATC does not exceed. तो ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल के कारण वो लायबल है, हालांकि इस कारण से नहीं है कि उसकी GTI वो तो कम है, नो डाउट। Arun is not required to file his return of income under section 139(1) for previous year 22-23 since his electricity bill does not exceed. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 1 लाख की लिमिट है, फॉरेन ट्रेवल के लिए 2 लाख की लिमिट है। आप या फैमिली मेंबर गए हैं, 2 लाख से ऊपर खर्चा हुआ है तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। Arun is not required to file his return of income under section 139(1) for previous year 22-23 since neither his total income before giving effect to deduction under section ATC exceeds basic assumption limit nor his electricity bill. ये भी गलत है, तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला ही ठीक है। Arun is required to file his return of income under section 139(1) since his electricity bill exceeds 1 lakh for the previous year 22-23. 46, Mr. Dinesh, a resident in India, has gross total income 2,30,000, comprising of interest on saving account, rental income during the previous year 22-23. He incurred expenditure of 2 lakh for his son for a study tour to Europe. पहले तो आप देखो 2.30 मतलब 2.5 लाख से कम, 2 लाख से ऊपर खर्चा नहीं हुआ, एग्जैक्ट 2 लाख के ऊपर लायबल नहीं है। Whether he is required to file return of income for assessment year 23-24? If yes, what is the due date? तो बच्चों आंसर है D, no, he is not required to file return of income. क्यों? अगर ये 2 लाख रुपए से ज्यादा होता या फिर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती GTI तो वो लायबल होता रिटर्न फाइल करने के लिए। उस केस में उसको 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर को रिटर्न फाइल करनी पड़ती। क्वेश्चन 47, मिस्टर अजय इज ए रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर। ही ज्वाइंड ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल इन दिल्ली on 1st January 2023. He earned total income of 3,40,000 till 31st March 23. His employer advised him to claim rebate under section 87A while filing return of income for the assessment year 23-24. He approached his father, a tax professional, to inquire regarding what is rebate under section 87A of the Act. What would have his father told him? तो बच्चों इसने कई केसेस दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि रिबेट से रिलेटेड कौन कौन सी जो बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो सही हैं। तो देखो, एन इंडिविजुअल who is resident in India and whose total income does not exceed 5 lakh is entitled to claim rebate under section 87A. तो सबसे पहले अगर आप एक रेजिडेंट हो, टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, सही है। सेकंड, an individual who is resident in India whose total income does not exceed 350 is entitled to claim rebate, गलत। मैक्सिमम रिबेट अलोएबल 5,000, गलत, 12,500 है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल। एग्जम्पशन नहीं है, रिबेट तो टैक्स में से मिलती है, एग्जम्पशन तो मतलब होता है इनकम एग्जाम्प्ट है। मैक्सिमम रिबेट अलोएबल अंडर सेक्शन 87 है, ये सही है। अभी तक पहला और पांचवा, रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बेसिक टैक्स लायबिलिटी, ये सही है। तो मतलब फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स ये आंसर। इसे नेक्स्ट
48. Mr. Ritvik has purchased his first house in Gwalior for self-occupation on 1st for 2022 for 45 lakh. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बीइंग द सेम, तो पहले से इसके पास कोई मकान नहीं है, मैं समझ गया ये कौन सी डिडक्शन की बात करेगा, 80EE पर ले आएगा विद बैंक लोन सैंक्शन ऑन 30th March 2022 एंड डिसबर्स्ड ऑन 1st for 2022. ही पेड इंटरेस्ट, उसमें लिमिट के अंदर ही इसने मकान परचेज किया है, 3,80,000 रुपए ब्याज पे किया है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 24B में मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख, और जो बाकी का अमाउंट है उसकी 1.5 लाख तक 80EE के अंडर, क्योंकि वो व्हीकल के लिए बी की होती है, 1,50,000 रुपए की रिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ हाँ सी पर सर 49. मिस्टर बंधु एज्ड 37 ईयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर प्रीवियस ईयर 22-23. टेक्सटाइल बिजनेस इनकम 22 लाख, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस यहां से नहीं हो पाएगा सेट ऑफ, टेक्सटाइल बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड ये हो जाएगा सेट ऑफ, बिजनेस इनकम ऑफ स्पाउस इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर बंधु एज पर, ठीक है ये यही होगा। डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से लेस कर देंगे, तो देखो 22 में से 5 गए 17, तो 19 -3 16 लाख रुपए इसकी टोटल इनकम होगी। टीडीएस कटा हुआ है 1 लाख, टीसीएस 50,000, एडवांस टैक्स पे कर रखा है 31. What shall be net tax payable refundable as per regular provision of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 23-24 for Mr. बंधु इग्नोर इंटरेस्ट, तो मतलब आपने वो जो एडवांस टैक्स है उसके इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना। मेरे से कोई पूछे कैसे करेंगे, मैंने कहा पहले 16 लाख पे टैक्स निकालो, इसकी एज 37 साल है, तो करना कैसे होता है, 16 लाख में से पहले 10 लाख के ऊपर तो बच्चों 1,12,500, और अगले 6 लाख के ऊपर 1,80, 2,92,500 के साथ 4%, तो 3,04,200। इसमें से देखो कितना टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, 1,50, 2,80, तीनों का टोटल ना 1,50,000, 1,30, तो बच गया 24,200, तो ये इसको देना पड़ेगा नेट टैक्स पेएबल। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके साथ ओवर हमारे इनकम टैक्स के, फिर जीएसटी के करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन 50. मिस्टर आशुतोष एज्ड 65 ईयर एंड ए रेजिडेंट इन इंडिया हैज ए टोटल इनकम ऑफ 3,20 लाख कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, मतलब इस 3,20 लाख में 57 लाख ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 है 65 लाख, और अदर इनकम है 1,98 लाख। अब इसने ऐसा पता क्यों दिया है, वो 2 करोड़ से कम है तो सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं होगा, इनके ऊपर तो 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता ना, एलटीसीजी एसटीसीजी 111 है, और डिविडेंड इनकम उनके ऊपर तो क्लियर है कि 15% से ज्यादा, उनको हटाकर फिर अदर इनकम देखी जाती है। अगर ये 1,98 की जगह 2,01,00,000 होती तो सरचार्ज हो जाता 25%, अभी क्या है 15% लगेगा पूरे के ऊपर। अब टैक्स लगाना कैसे है वो समझना, ये ना पर्सन सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख वाली लिमिट काम करेगी अदर इनकम पे, पहले आप लगाओ 112 वाले 57 लाख के ऊपर 20%, 11,40, फिर 65 लाख 112A, इसमें से 1 लाख घटा दो, 1 लाख से ऊपर वाले पे लगना है 10%, 6,40, फिर आ गए आप 1,98,00,000 के ऊपर। मेरे से कोई पूछे इस पे, मैंने कहा 10 लाख के ऊपर तो 1,10,000, और उससे ऊपर जो 1,88,00,000 है उसका 30%, 56,40,000। आप पूरे का टोटल कर 75,30,000। अब इस पे 15% सरचार्ज लगा दो, 86,59,500। हाँ तो 11,29,500 और 86,59,500, फिर इसमें 4% ऐड कर दो, तो ये अब आपका 346,380 और टोटल बन रहा है 9,00,5,880, ये आंसर। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। इसके साथ हमारे इनकम टैक्स के एमसीक्यू कंप्लीट, विद रीजन पढ़े हैं हमने सारे।